आज की ये वीडियो CSS के स्टूडेंट्स के हवाले से है। लास्ट वीक आई वाज इन अ ट्रेनिंग एट जामशोर हैदराबाद। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि CSS के स्टूडेंट थे। तो उनके साथ मेरी जब इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने एक सवाल किया एट द एंड ऑफ सेशन कि सर हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में ज़रा आप पॉइंट आउट करें कि हम कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं CSS में और किस तरीके से करने चाहिए। तो उस टाइम तो जो भी टाइम पीरियड था मैंने उनको रिप्लाई किया। बट देन आई थॉट कि एक सेशन में उसका यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देता हूँ फॉर द हेल्प ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग और हु वांट्स टू अपीयर इन CSS इन अपकमिंग ईयर्स। देखिए CSS का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो आप इसको ये अंडरस्टैंड कर लें कि उसमें आपके पास यू हैव लिमिटेशंस ऑफ टाइम एज वेल एज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा CSS के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपके पास एक जो टाइमलाइन है एज की, वो 21 से 30 के बीच में जितना भी टाइम है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। इससे पहले और इसके बाद भी नहीं अपीयर हो सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रिलैक्सेशंस होती हैं, दैट इज़ अनदर थिंग। बट आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपने तैयारी करनी है, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड है जिसमें ही आपने अपने लिमिटेड अटैम्प्ट्स अवेल करने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं CSS के एग्ज़ाम में। अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप CSS पास कर लेते हैं, तो आपके मतलब जो पर्पज़ ऑफ लाइफ होता है टू बी ए CSP ऑफिसर वो अचीव हो जाता है। इन केस आप फेल नहीं पास नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं तीनों अटैम्प्ट्स में, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस रहता है, एक लर्निंग रहती है, बट कोई डिग्री नहीं रहेगी, कोई जॉब नहीं रहती। तो इसको CSS को सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप एक चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अगर CSS का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर वो आप पास नहीं कर पाते इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग 3 अटेम्प्ट्स, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि CSS इज़ नॉट एवरीथिंग अगेन। देखिए लाइफ के अंदर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर शख्स के अंदर एक अलग अलग से पोटेंशियल होता है, उसको नहीं पता कि वो कहाँ फिट होता है, उसके लिए कौन सी चीज़ बेहतर होती है। तो आप कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि किस्मत कोशिश के बाद आती है। पहले कोशिश आप करेंगे, मेहनत करेंगे, एट द एंड आप जाके बोलेंगे कि अच्छा मैंने कोशिश की, अब मेरे साथ लक ने साथ नहीं दिया। लेकिन रिमेंबर, लक के बेस पे आप अपने आप को कंफर्ट जोन में ना डालें कि किस्मत होगी तो CSS कर लूँगा, अगर किस्मत नहीं होगी तो नहीं करूँगा। इससे आप निकल आए। मैं आपको ये कहता हूँ, आप मेहनत करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो आपकी किस्मत में फिर है, दाने पानी का वादा अल्लाह ताला ने किया है, वो दाना पाना आपकी बंद नहीं होता। लेकिन आप दाने पानी के अलावा, खाने पीने के अलावा, आपके पास क्या चीज़ें, क्या स्टेटस रहना है, ये आपके हाथ में है। जितनी आप कोशिश करेंगे उतना आप आगे जाएंगे। अब जिस मेन चीज़ पे मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि CSS में जब क्वालिफाई नहीं होते तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो मायूस हो जाते हैं, या वो बिल्कुल लाइफ से कट हो जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, यू शुड ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर, कि अगर ये हो गया तो बिस्मिल्लाह, और नहीं हुआ तो माशाल्लाह, कोई मसला नहीं हुआ तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप किसी और पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरी जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की पोजीशंस आ रही होती हैं, वो आप आसानी क्वालिफाई कर सकते हैं इफ़ यू आर अपीयरिंग इन CSS एग्ज़ाम। क्योंकि आपकी जो लेवल होती है प्रिपरेशन की, उस प्रिपरेशन में अगर आप CSS में फेल भी हो जाते हैं, फिर भी आप दूसरी काफ़ी एग्ज़ाम्स इंटरव्यूज़ क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। तो इस मोटिवेशन के साथ जाएं कि अगर CSS हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती कोई मसला नहीं, देयर आर नंबर ऑफ अदर ऑप्शंस यू कैन अवेल देम। अब बात आ जाती है कि हमें सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स कैसा करना चाहिए। मैं आपको इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन रिमेन्ड स्टूडेंट ऑफ CSS एज वेल, और मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कुछ पास भी हैं। तो
सीएसएस की जो प्रिपरेशन है उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से मुराद ये है कि आपके पास दो टाइप्स के यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होते हैं कंपलसरी, दूसरे होते हैं ऑप्शनल। कंपलसरी में तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता कि आप उसको चेंज करें, आपके पास जो भी होगा, ऐसे कंपोजिशन है, एवरीडे साइंस है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, तो जितने भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं यू हैव नो चॉइस टू चेंज देम, बट येस यू हैव द चॉइस ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। वहाँ पर भी थोड़े से ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग के हिसाब से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन बड़ी केयरफुली करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि CSS इज़ द नेम ऑफ जस्ट 3 अटैम्प्ट्स। आप 3 अटैम्प्ट्स में ही इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, चौथा आपके पास ऑप्शन नहीं होता। आप कोई और डिग्री उठा लें, उसको आप कई दफ़ा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन CSS में नहीं, क्योंकि CSS कोई डिग्री नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ टेस्ट। आपने क्वालिफाई कर लिया, आप सक्सेसफुल, आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप रह जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन से मुराद ये है कि आपको किस बेस पे, कौन से पैरामीटर्स पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पैरामीटर आपका ये होना चाहिए कि आप ये देखें कि आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे पढ़ने में मज़ा आता है, उस पे पढ़ने में आपकी दिलचस्पी पैदा होती है, बोरियत नहीं फील होती, आपको कौन से सब्जेक्ट्स यानी पसंद हैं पर्सनली। आप पहले तो वो सिलेक्शन लिस्ट डाउन कर लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपको पसंद है। नंबर 2 ये है कि आप ये देखें कि उन सब्जेक्ट्स को आप पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आपको कितने सब्जेक्ट समझ आते हैं, यानी आप अगर उसको पढ़ने लगेंगे तो कितने सब्जेक्ट्स आप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको इंटरेस्टिंग होने के बावजूद समझ नहीं आते। जो समझ नहीं आते वो आपको नहीं उठाने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स आपको समझ नहीं आती, तो आपको नहीं उठाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेकिन साइकोलॉजी आपको समझ नहीं आता सब्जेक्ट, तो आपको नहीं उठाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इंडो पाक हिस्ट्री आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको हिस्ट्री समझ नहीं आती, तो आपको नहीं उठाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है उसमें इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी आप जब उसको पढ़ने जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हैं, समझ आ रही हैं, याद हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो आपको उसमें से एक सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये आप लिस्ट डाउन कर लें कि आपके कौन से सब्जेक्ट समझ में आते हैं, कौन से सब्जेक्ट समझ नहीं आते। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फुल एंड फाइनल ऑप्शन होता है वो ये होता है कि CSS के अंदर जितने भी पेपर्स होते हैं और जितने भी ईयर्स होते हैं वो उसमें ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, अप टू डाउन, मतलब उसमें हो रहे होते हैं। कभी कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, कभी कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग से मुराद ये है कि दिस इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर पेपर चेकर। आपका जो एग्ज़ाम चेकर होता है, जो पेपर चेक करता है टीचर, वो एक ट्रेंड चल रहा होता है। कुछ सालों में कुछ सब्जेक्ट्स के बारे न्यारे होते हैं, कुछ सालों में कुछ सब्जेक्ट्स के बारे न्यारे होते हैं। जो हाईएस्ट सब्जेक्ट्स स्कोरिंग काउंट होते हैं पिछले 2-3 सालों में, वो आगे चल के लोएस्ट हो जाते हैं या मिड में आ जाते हैं। तो इस ट्रेंड को समझना ज़रूरी है कि आजकल यानी पिछले 1-2 साल से कौन से सब्जेक्ट्स में स्कोर ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स का, और कौन से सब्जेक्ट्स में स्कोर कम आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो ये जो ट्रेंड होता है, स्कोरिंग ट्रेंड हम इसको कहते हैं CSS की ज़बान में, कि स्कोरिंग ट्रेंड कौन सा चल रहा है, यानी कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलते, कितना भी आप अच्छा लिख के क्यों ना आ जाएं। तो इस ट्रेंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो आप कैसे समझ सकते हैं? इस ट्रेंड को आप समझ सकते हैं सीनियर्स से मिलके, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं या उससे पहले जो एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, आप उनसे डिस्कशन करें। आप जितने भी दूसरे टीचर्स होते हैं जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह में आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं CSS की प्रिपरेशन के हवाले से, उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं ऑप्शंस। देयर आर मल्टीपल वेज टू नो which subjects are scoring or which are not। आपके कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन से नहीं है, ये आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसके बाद एक ट्रेंड और होता है, वो ये कि आप ये देखें कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें कितने लोग अपीयर होते हैं, यानी वो सब्जेक्ट भी स्कोरिंग नहीं होते जिसमें ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी की सूरत में अपीयर होते हैं। मिसाल के तौर पे
जब पेपर ज़्यादा होंगे और सपोज़ करें इंडो पाक हिस्ट्री का आप पेपर उठाते हैं तो उसको सपोज़ करें 70% अगर लोग उठाएंगे 100% में से, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको जो राइटिंग मटेरियल और क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको एक रिप्लाई देना है, उस स्टैंडर्ड को आप ये समझ लें कि आपके अलावा 70% लोग और भी ऑप्ट कर चुके हैं उस ऑप्शन को, और वो भी इतना ही अच्छा लिखना चाहते होंगे जितना आप। तो आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके एक अट्रैक्टिव पैराग्राफ, अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन और उसको एक इजी सिंपल वे में लिखना होता है। यानी यू हैव टू शो योर सेल्फ समथिंग डिफरेंट, योर पेपर शुड बी रिफ्लेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए, जो स्टाइल होना चाहिए, जो बात लिखवा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसमें एक चेंज होना चाहिए जो कि बाकियों से थोड़ा सा आपको अलग करे। और वो अलग इन द सेंस के आप उनसे ज़्यादा इम्प्रेस कर सकें अपने पेपर चेकर को। यानी आपको इतनी उस सब्जेक्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी जिस सब्जेक्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। यही वजह है जैसे ऐसे में लोग फेल होते हैं, कंपोजिशन में फेल होते हैं, साइंस में फेल होते हैं, करंट अफेयर में फेल होते हैं। तो रीज़न क्या है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स में जितने भी लोग अपीयर होंगे, 10,000 लोग होंगे, 20,000 होंगे, 40,000 होंगे, वो सब के सब यही पेपर अटैम्प्ट करते हैं। तो उसमें से फिर जो बेस्ट अटैम्प्ट करता है उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और उसके कंपेरिजन में एक इंटरनल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि आपके मुकाबले में बाकी लोगों ने कितना अच्छा पेपर किया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट कि आप CSS में एग्ज़ाम में बैठने से पहले, ये इजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस पर एक पेपर वर्क कर सकते हैं, इस पर सजेशन ले सकते हैं और सोच समझ के आप फैसला लें, और उसके बाद आप उसमें अगर अपीयर होंगे और उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि आप 1 गो में या 2nd गो में या 3rd गो में इवन क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक गलती करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में वो सब्जेक्ट सोच समझ के नहीं उठाते, फिर दूसरे में वो सब्जेक्ट चेंज करते हैं, या दूसरी अटेम्प्ट अगर उनकी फेल होती तो वो तीसरी में भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। देखें, अगर आप हर साल एक अटेम्प्ट देने के बाद फिर सब्जेक्ट चेंज करेंगे, इट मीन्स यू आर स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम वेरी स्क्रैच। आपने एक सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल मैं नाम लेता हूँ, आपने ज्योग्राफी उठाया, तो ज्योग्राफी जब आपने उठाया तो ज्योग्राफी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ नहीं आई, या आपने पेपर भी दिया, आपने सोच समझ के दिया, लेकिन आपने फील किया कि नेक्स्ट जब रिजल्ट आया तो आपको फील हुआ कि उसमें आपके स्कोर कम है, तो आपने स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट चेंज करना चाहा, या आपको समझ नहीं आया या उसकी प्रिपरेशन आप नहीं कर पाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चेंज किया। वाट एवर द रीज़न इज़ फॉर चेंजिंग दैट सब्जेक्ट, पॉइंट सिर्फ ये है समझने की कि आप फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन इतनी अच्छी कर लें कि आपको वो आखिर तक वही सब्जेक्ट रखने चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप अगर उसको बार बार उसी चीज़ को दोबारा प्रिपेयर करेंगे और बार बार उसको सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे तो आपके पास एक क्वालिटी नहीं होगी, यानी आपके पास एक क्वालिटी मटेरियल नहीं होगा, जिसको मैं आपको एक अल्फाज में बोलूँ, आपको सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं होगी, आप चीज़ों को वेल डिफाइंड वे में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे पेपर के ऊपर। आपको पास होना ये चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। सपोज करें आप ज्योग्राफी आपने लिया है और आपके नंबर उसमें कम है, ज्योग्राफी इज़ अ गुड सब्जेक्ट, उसमें आपके पास नंबर कम है, तो आप नेक्स्ट ईयर वही सब्जेक्ट उठाएं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके डायग्राम्स पे प्रैक्टिस करें, उसकी तस्वीरें उसके नाम के साथ, उसको आप फुल प्रिपरेशन के साथ जाएं। यानी आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सिंपल पेपर अटेम्प्ट किया था जिसमें सिर्फ आपने थ्योरी लिखी थी, इसमें आप थ्योरी के साथ साथ तस्वीरें, डायग्राम्स जो होते हैं वो आप बनाएं, रिवर्स की बनाएं, आप मैप्स पे सवाल आता है उसकी बना सकते हैं, आपके पास अर्थ पे एक सवाल आता है उस पर आप बना सकते हैं, उसके लेयर्स की तस्वीरें होती हैं। तो एक सब्जेक्ट आप उठाएं, उसको पूरी ग्रिप के साथ बनाएं। या आप एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट उठाते हैं तो उसको भी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नंबर सिक्योर ज़्यादा नहीं किए तो आप दोबारा उसी को उठाएं, और उसमें भी आप देखें कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट की जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है इन द पेपर, वो किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। आपने कौन सी मिस्टेक की है, ट्राई टू रिकॉल दैट, कि आपने पेपर के अंदर कौन सी मिस्टेक की थी लास्ट अटेम्प्ट में जो आपका फेल हुआ है या उसके नंबर कम आए, तो आप उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें आप टेबल फॉर्म में एक डायग्रामेटिक वे में एक एरोज बना के इसमें भी आप एक
इंटरेस्टिंग पार्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी बात को समझाने का। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप थियोरेटिकली उसको आंसर करके आ जाएं, आप इसमें एरोज बना के, एक टेबल बना के, उसको एक कैटेगराइज करके, नाम मुख्तलिफ चीज़ों के, ईयर्स के बना के आ सकते हैं, एक अट्रैक्टिव पेपर बना सकते हैं। तो इसको समझना इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बावजूद खुदा ना खास्ता फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल होते हैं और नेक्स्ट अटैम्प्ट में आप जब बैठने जाते हैं तो आप फील करते हैं कि ओ हो, आई हैव डन अ मेजर मिस्टेक इन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, आई शुड चेंज इट। तो ये होना नहीं चाहिए।